आकाशवाणी FM रेनबो म्यूजिकली योर्स दिल से दिल तक एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी, मैजिकल फ्रिक्वेंसी आप सभी के साथ एंजॉय कर रही है। प्रोग्राम परवाज़ है काम तेरा के सेकंड सेगमेंट कैंपस रेडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्द आपसे रूबरू कराऊंगी उस खास पर्सनालिटी को जिन्होंने ये साबित करके दिखा दिया कि जिंदगी उन्हें किसी भी रूप में मिले वो उसे साकार करके दिखाएंगे, वो उसे यथार्थ करके दिखाएंगे और ये बताएंगे दुनिया को कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मुझे रो सके। उनके लिए सही कहा जाता है कि किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे कामयाबी की बुलंदियों तक ले जा सकता है। मैं बात कर रही हूँ अजय गुप्ता जी की, जो हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। हेलो जी, नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्ते अजय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं एफएम रेनबो पर। धन्यवाद मैम। मैं अपने लिसनर्स को बता दूं, अजय गुप्ता जी फाउंडर है बचपन प्ले स्कूल के। किसने नाम नहीं सुना होगा बचपन प्ले स्कूल का। बिल्कुल उसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसी उसकी आधारशिला रखी गई। और साथ ही को फाउंडर है ऋषिहुड यूनिवर्सिटी सोनीपत से। और अजय जी की खासियत ये है कि उन्हें जन्म के अपने जब उनका जन्म हुआ था उसके थोड़े टाइम बाद ही उन्हें पोलियो हो गया था। उसके बावजूद भी उन्होंने जिंदगी से हार नहीं मानी और अपने जीवन को उस तरह से जिया कि एक साधु जिस तरह से जिया करते हैं, एक महान व्यक्तित्व जिस तरह से जिया करते हैं और दुनिया को सिर्फ देने का ही देने का सोचते हैं। तो अजय जी, क्या था ये वाकया और किस तरह से आप इसमें से निकले? सबसे पहले थैंक यू आरती मैम मुझे जोड़ने के लिए। जी। जब मैं 9 महीने का था तो मुझे पोलियो हो गया था। जी। 6 साल की उम्र में मैं पहली बार सरकारी स्कूल में गया और 13 वर्ष की उम्र में मैंने पहली बार कैलिपर और क्रचिस पहनकर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। जी। उससे पहले मुझे चूंकि मैं एक जॉइंट फैमिली से आता हूँ, मुझे अपनी जॉइंट फैमिली का बहुत प्यार मिला तो मुझे गोदी में लेकर स्कूल छोड़ाते थे और गोदी में स्कूल से ले आते थे। 13 साल की उम्र में मैंने कैलिपर और क्रचिस पहनकर अपनी लाइफ शुरू की। 33 कॉन्टिन्यूस सालों तक मैं कैलिपर और क्रचिस पहनकर चलता रहा। 46 साल की उम्र में लगभग 5 साल पहले मेरे कंधों ने फर्दर मेरा साथ देने से इनकार कर दिया और एक और छोटे से एक्सीडेंट की वजह से मैं 100% व्हील चेयर पर ट्रांसफर हो गया। लेकिन जैसे आपने कहा कि मुझे जीवन इसलिए नहीं मिला था कि मैं ये बातें बोलूंगा और ये बातें करूंगा और इसको तकलीफ मानूंगा। मुझे जीवन तो परवाज़ बनने के लिए मिला है, ऊंचा उड़ने के लिए मिला है, आगे बढ़ने के लिए मिला है। शायद ऐसा करने से उस खुदा ने ये सोचा होगा कि मैं इसे ज्यादा टाइम दे दूं, अब इसका टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं होगा और ये ज्यादा समय अपने काम कर पाएगा। जी, बहुत खूब। जी बिल्कुल। इस सब के चलते मैं शायद ज्यादा काम कर पाया और जो आपने कुछ नाम लिए वो मैं कर पाया मैम। जी। अजय जी, यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी कि शिक्षा के क्षेत्र में ही आने की आपको प्रेरणा कैसे मिली? आपको कैसा लगा कि मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ूंगा और इसी में कुछ करूंगा? मैं मेरी बिटिया बहुत छोटी थी और मैं एक गैप देख रहा था। जिस तरह से प्ले स्कूल्स को बिहेव करना चाहिए था वो बिहेव नहीं हो रहा था। एक बुक पर बेस्ड होकर पूरी प्ले ग्रुप एजुकेशन को खड़ा किया गया था, किंडरगार्टन को, जिसकी गैप को मैं आइडेंटिफाई कर पाया। मुझे लगा कि ये गैप बड़ा हो जाएगा और हम अपने बच्चों के भविष्य में उस तरह के रंग नहीं भर पाएंगे जिस तरह हमें मिलना चाहिए। हम बचपन की शुरुआत आज से लगभग 20 वर्ष पहले हुई, जब स्कूल प्ले स्कूल्स को सिर्फ एक स्कूल जाने की जगह माना जाता था। करिकुलम नहीं था, डिजाइन्स नहीं थे, बुक नहीं थी, बच्चों को पढ़ाने की स्ट्रेटजी नहीं थी, टीचर्स ट्रेनिंग नहीं थी। तो इस गैप को आइडेंटिफाई मैंने समय से किया और फिर जो हमने शुरुआत की तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज पूरे भारतवर्ष में बचपन के 1100 नेटवर्क के स्कूल्स हैं और हम लगभग 1,10,000 बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत ही शानदार ये बात है कि किस तरह से बचपन की जो शुरुआत हुई, क्योंकि हम लोग देखते हैं बचपन को कौन नहीं जानता एज अ प्ले स्कूल, तो उसकी जो शुरुआत हुई वो किस तरह से हुई कि आपने कैसे उसके बारे में सोचा कि इस तरह से मुझे एक ऐसा प्ले स्कूल बनाना चाहिए जहां पर वाकई बच्चों का जो बचपन है वो मुरझाए ना, वो आगे रहे। लेकिन बात तो ये है कि आप वहां तक नहीं रुके, पहले प्ले स्कूल, फिर फॉर्मूला स्कूल और उसके बाद यूनिवर्सिटी सेगमेंट में आपके कदमों ने आपको सिकंदर बना दिया है। बिल्कुल, क्योंकि इसी के साथ एक एजुकेशनल कर्व को आपने पूरा किया है, कंप्लीट किया है। ये क्या सफर है?
मैम, जब हम प्ले स्कूल्स में अच्छा कर रहे थे तो लगातार माँ बाप की और बच्चों की इस तरह की रिक्वायरमेंट थी कि हम आपका स्कूल छोड़कर नहीं जाना चाहते। जब प्ले स्कूल से बच्चे फॉर्मल स्कूल्स में जाते थे तो वो बहुत जोर जोर से रोते थे और हमें ऐसा महसूस होता था कि जो क्वालिटीज हम प्ले स्कूल में दे रहे हैं वो फॉर्मल स्कूल्स में मिसिंग है। तो एक तरफ हमारी इमोशनल फीलिंग थी कि ये बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, क्यों ना हम इन्हें फॉर्मल स्कूल्स में लेकर जाएं, और दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता था तब तक कि ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि अगर हम प्ले स्कूल्स में अच्छा कर रहे हैं तो हम फॉर्मल स्कूल्स में एस्टेब्लिशमेंट करें जी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने फॉर्मल स्कूल्स की एस्टेब्लिशमेंट लगभग आज से 10 साल पहले 2011 में शुरू की। इन 10 स्कूलों में हमने पूरे भारतवर्ष में अपने फॉर्मल स्कूल्स का नेटवर्क बनाया। ये फॉर्मल स्कूल्स सीबीएसई से एफिलिएटेड है और 110 के नंबर में पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। 5 साल पहले मुझे ऐसा लगा कि हम इस कर्व को पूरा कर सकते हैं और हमें एक यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट करनी चाहिए। ऋषिहुड यूनिवर्सिटी का सपना 1 जनवरी 2017 को हम लोगों ने देखा। मैं शायद ऐसा कहूंगा कि ये भारत की सबसे फास्टेस्ट यूनिवर्सिटी है। 1 जनवरी 2017 को देखा गया सपना 10 मई 2020 को कंप्लीट हो गया और हमने एडमिशंस शुरू कर दिए। तो केवल 5 वर्षों में एक यूनिवर्सिटी को खड़ा करना, आई थिंक ये शायद ऊपर वाले ने कुछ सोचा होगा हमारे बारे में कि बहुत छोटी छोटी सी चीजें मांग रहा है ये बच्चा, ये चलो इसे दे देते हैं। जी बिल्कुल, के साथ हमें लगा कि आपके छोटे छोटे सपनों ने कितना बड़ा साकार लिया है वो हम सभी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं आना चाहूंगी अजय गुप्ता जी जो एक लेखक है, उनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी कि आपने बहुत सारे व्यवसाय किए, लेकिन जो ये लेखक जो आपके अंदर से निकला ये कब और कैसे जागृत हुआ? मैं मुझे नहीं पता इस लेखक का जन्म कब हुआ था, लेकिन 13-14 साल की उम्र से मैं जानता हूँ कि हाँ एक लेखक है अंदर जो कभी कभी कुलांचे मारता है। जब मेरी शादी हुई तो उसने कुछ कुलांचे मारी, मैंने कुछ लिखा, फिर मेरी बिटिया हुई तब कुछ कुलांचे मारी, तब मैंने लिखा, लेकिन बीच बीच में वो लेखक सो जाता था। इस लॉकडाउन के पीरियड ने उस लेखक को समय दे दिया। ये बिजनेस बुक लिखने के बारे में बार बार बात मन में उठती थी कि मेरे पास अब लगभग 34 साल का व्यापार करने का अनुभव आ गया है, इस अनुभव को कहीं पेन डाउन कर दूं, कहीं साझा कर दूं। बिल्कुल ऐसा मन में नहीं था कि इसको किताब की शक्ल देगा, और मैंने ऐसे करके इसके कुछ चैप्टर्स लिखने शुरू किए। मीनवाइल रूपा पब्लिकेशन के साथ एक ऐसे ही इनफॉर्मल मीटिंग में मैंने उन्हें अपने बारे में बताया और उन्होंने कहा गुप्ता जी हम आपकी किताब करना चाहते हैं। उन्होंने और हमने मिलकर पिछले 3 महीनों में बहुत काम किया। दे पुश मी टू डू माई बेस्ट, ऐसा बोलूंगा। उन्होंने मुझ में से कुछ और चीजें निकाली, लेकिन ये लेखक तो अंदर था। हाँ, इस लेखक ने पहले बिजनेस बुक नहीं लिखी थी, कुछ कविता लिखी थी, कुछ कहानियां लिखी थी, और वो मेरी कुछ कविता और कहानियां आज से 20 साल पहले कुछ न्यूज़पेपर्स में पब्लिश भी हुई थी मैम, बहुत छोटी छोटी। तो वो लेखक था, लेकिन उस लेखक ने थोड़ा सा रंग रूप लिया जब ये बुक लिखी। मैं एक मिनट और लेते हुए बुक के बारे में आपको बताता हूँ। बुक का नाम है डिकोडिंग बिजनेस माइंड। ये आत्मनिर्भर भारत की बात करती है। मुझे ऐसा लगता है हम भारतीयों में एक अटूट गुण है कि हम बहुत शुरू से व्यापारी हैं। कुछ साल जब अंग्रेजों ने हम पे राज किया, कुछ 100 साल जब अंग्रेजों ने हम पे राज किया, तो हमारा वो गुण जॉब में बदल गया, क्योंकि उन्हें नौकरशाहों की जरूरत थी, ना कि बिजनेसमैन की। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हम सब में हम कोडेड हैं बिजनेस करने के लिए, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, उसको डिकोड करते हैं। इसी विषय पर ये बुक है जी। और साथ ही विज्ञान भवन की अगर बात करूं तो वहां पर आपकी बुक का लोकार्पण हुआ। इस किताब का जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो बहुत ही शानदार तरीके से की गई। 2022 के आगे के क्या अगर मैं आपसे पूछूं तो उसमें क्या राइटिंग के प्लान्स हैं आपको? मैम, थोड़ा सा ना सोशल कॉज को लेकर एक बुक पर काम चल रहा है। ये बुक उन लोगों पर आधारित है जो व्हीलचेयर पे हैं और जिन्होंने व्हीलचेयर पे रहते हुए एक पूरी दुनिया को जिया है, और वो ना केवल अपने लिए काम कर रहे हैं लेकिन वो देश और समाज के लिए काम कर रहे हैं। मेरी अगली बुक एक इस सब्जेक्ट पर बेस्ड है कि किस तरह से व्हीलचेयर पर रहने वाले लोग सोचते हैं और उन्होंने क्या बदलाव सोसाइटी में किया है। 25 से ज्यादा हीरो हैं, हीरोज ऑन व्हीलचेयर कह सकते हैं उन्हें। वो 25 से ज्यादा लोग हैं जिनको हमने पिछले कुछ दिनों में मैप किया है, उनके साथ बातें की हैं, उनके जीवन के विषय में जाना है।
उन्होंने जीवन की किस किस कठिनाई को झेला है ये जाना है, लेकिन फिर भी उनके अंदर का जो आत्म बल है, आत्म सम्मान है, वो हम सबको प्रेरित करता है हर सुबह उठ के कुछ और बेहतर करने के लिए। तो उन लोगों के जीवन पर आधारित एक 25 चैप्टर की बुक की तैयारी चल रही है मैम, और 2022 के अंत तक, सितंबर 2022 तक मुझे लगता है कि वो किताब हमारे रीडर्स के हाथ में होगी। जी, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि वो बहुत जल्द रीडर्स के हाथ में हो। खुद मैं भी उस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहूँगी और जानना चाहूँगी, क्योंकि कुछ ऐसी महान विभूतियों से हम भी रूबरू होते हैं जो वाकई चकाचौंध कर देते हैं। हमारी सोच को ये बता देते हैं कि हमें कि आप व्हीलचेयर पर रह के पूरी दुनिया जीत सकते हैं, जो शायद हम 2 पैरों पर खड़े होकर भी नहीं कर पाते। जी मैम, ये बिल्कुल सच है मैम। जी, तो अभी चलते-चलते आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलते-चलते आज की यूथ को अगर मैं दिमाग में रखूँ और एजुकेशन सेक्टर की ही अगर मैं बात करूं, तो क्या अहम राय आप उनको देना चाहेंगे? मैम, आज का यूथ बहुत टैलेंटेड है। हम अपने जमाने में डरते थे, हमें डर लगता था कि अगर माँ बाप हमें घर से निकाल देंगे तो क्या होगा, हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, कहाँ पे व्यापार करेंगे, कौन रात को हमें अपने घर में रखेगा। लेकिन अभी का यूथ तो ये बोलता है कि सिर्फ आप मुझे मेरा मोबाइल का चार्जर लेके जाने दो, बाकी मैं अपना जीवन अपने आप बना लूंगा। तो आज के यूथ से मुझे बहुत आशाएं हैं, उसका कॉन्फिडेंस ही उसको जीत दिलवाएगा, ऐसा मुझे लगता है। वो किसी भी फील्ड में काम करेगा, वो बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी कामयाब होगा। कुछ सिचुएशंस हमारे फेवरेबल हैं, हम यंग लोगों का देश है, हम स्टार्टअप का देश है, हमारी लीडरशिप बहुत अच्छे से काम कर रही है, देश में बहुत सारी चीजों को लेकर एक्सेप्टेबिलिटी आई है। मैं फिर भी यूथ से ऐसा कहना चाहूंगा कि वो जो भी करें उसमें देश को शामिल करके अपना काम करें। वो बिजनेस करें, इसमें बिल्कुल कोई मनाही नहीं है, वो उसमें प्रॉफिट लें, बिल्कुल इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन जब भी वो कोई बिजनेस की कल्पना करें तो ये देखें कि क्या उसमें उन्होंने देश को शामिल किया है। पहले देश आ जाए, फिर सोसाइटी आ जाए और फिर परिवार आ जाए। अगर इतनी सी बात यूथ समझ लेगा तो मैं समझूंगा कि वो यूथ भारत को बहुत आगे लेकर जाएगा, और फिर हम भारत को महान बनने से और संसार की नंबर 1 कंट्री बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत शब्दों में आपने इस बात को हमारे यूथ तक पहुंचाया है कि सिर्फ अपने बारे में नहीं, पहले देश, फिर परिवार, फिर समाज, इन सभी के बारे में सोचकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली उसका जो रंग रूप होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव से शायद यही है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए और हम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, और हमारे लिसनर्स को ये जानने के लिए कि किस तरह से मेहनत कर आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू आरती मैम। जी।